हेलो एवरीवन, डीसी मोटर के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग डीसी मोटर से रिलेटेड 4 लेक्चर डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप सारे लेक्चर अच्छे से देखिए। जो कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सारे फॉर्मूले से अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट को सोचते हैं। क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके देखें, फिर पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें। बेस्ट पॉसिबल केस यही है क्वेश्चन करने का। आप पहले खुद से क्वेश्चन को पॉज करो वीडियो को और फिर उसको खुद से सॉल्व करें और उसके बाद आप सोल्यूशन देखें। जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वही बताएंगे और धीरे धीरे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी बेसिक जानते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज ओपन। ठीक है, अब तक तो आपको सारा डायग्राम एटलीस्ट फटाफट बन जाना चाहिए, है ना। ये हमारा डीसी शंट मोटर है। ईबी का फॉर्मूला क्या होता है, N/5। तो जो फ्लक्स हम लोग यहाँ से लिखते हैं, एन क्या लिखते हैं, EB/5, राइट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज ओपन। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है ना। फील्ड वाइंडिंग को अगर हम ओपन कर दिए तो इसके थ्रू जो करंट जा रहा है IF, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो। अगर फील्ड के थ्रू करंट जीरो हो गया तो मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अगर यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB/0, समथिंग अपॉन जीरो। ये क्या होगा, एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, है ना। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फाइनाइट। मीन्स स्पीड क्या होगा, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रखा इट विल कंटिन्यू टू रन एट रेटेड स्पीड, नहीं, द स्पीड ऑफ द मोटर विल बिकम वेरी हाई। द मोटर विल स्टॉप, नहीं, स्पीड ऑफ द मोटर विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि फील्ड को ओपन किया गया तो करंट का वैल्यू जीरो हो गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो स्पीड वेरी हाई, तो स्पीड ऑफ द मोटर विल बिकम वेरी हाई। ठीक है, इसका ये ऑप्शन होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 5 × IA। शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो टॉर्क क्या होता है, IA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे टॉर्क और IA का तो ये ऐसे आएगा डी, और स्पीड और टॉर्क का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाएगा तो वो आइडियली कांस्टेंट होता है या फिर प्रैक्टिकली एक बहुत ही स्लाइटली वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, एग्जाम में सारा ग्राफ आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे आपको सारी चीज़ रिकॉल करते रहना है। ये स्पीड टॉर्क का ग्राफ हुआ। सिंस टॉर्क आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है तो स्पीड और आर्मेचर करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो भी सेम बनेगा। मीन्स स्पीड और टॉर्क का ग्राफ और स्पीड और आर्मेचर करंट का ग्राफ दोनों ही सेम बनेगा क्योंकि टॉर्क और आर्मेचर करंट प्रोपोर्शनल है। स्पीड टॉर्क ग्राफ को हम लोग एक और नाम से एग्जाम में बोला जाता है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर तो बेसिकली वो स्पीड टॉर्क ग्राफ की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the electric train is moving down a hill, the DC motor act as। ठीक है, कल एक लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डाउन अ हिल जब मूव करता है ना, डाउन अ हिल सपोज जैसे ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है तो पहले तो ट्रेन में कौन सा मोटर हम लोग यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, मीन्स डीसी शंट और डीसी सीरीज का अगर कंपेरिजन किया जाए तो जो लोकोमोटिव में ट्रैक्शन में यूज किया जा रहा है वो डीसी सीरीज मोटर यूज किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका टॉर्क वेरी हाई होता है ना, टॉर्क इसका बहुत अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क, तो शार्ट में जो लोड को मूव करने के लिए चाहिए तो डीसी सीरीज मोटर यूज किया जाता है। तो जो इसमें जो शंट का ऑप्शन है उसको तो आप पहले एलिमिनेट कर दें। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग डाउन अ हिल, मोटर किस तरह से बिहेव करेगा। मैंने बताया था आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में जब ओवरऑलिंग कंडीशन होता है, ओवरऑलिंग कंडीशन मतलब मोटर लोड जो है मोटर को ही रोटेट करने लगता है, मतलब उसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है ना। मोटर का स्पीड जो है नो लोड स्पीड से बढ़ जाता है तो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन होता है बैक ईएमएफ का वैल्यू सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मोटर जो है जनरेटर की तरह बिहेव करता है, राइट। तो इस केस में भी क्या है कि मोटर जब डाउन हिल मूव करेगा तो मोटर का जो रेटेड स्पीड है उससे उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। मतलब ग्रेविटी की वजह से भी उसको अपना पुल मिलेगा ट्रेन को। ठीक है, तो मोटर जो है यहाँ पे जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा डीसी सीरीज मोटर जो है, डीसी मोटर एक्ट एज अ डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सीरीज और शंट नहीं मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए ट्रेन को मूव करने के लिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं, है ना। अभी तो एडवांस कंडीशन में और भी अलग अलग टाइप के जो मोटर आ गए उसको भी यूज किया जाता है, बट इस ऑप्शन के हिसाब से क्योंकि सीरीज और शंट ही दे रखा है तो डीसी सीरीज मोटर यूज किया जाएगा। और जब ट्रेन डाउन हिल मूव करेगा तो वो डीसी सीरीज जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसी को रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन में भी यही होता है कि मोटर जो है जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है और
जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है मोटर के आर्मेचर में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर वापस सप्लाई को हम लोग पावर देते हैं। ठीक है, तो इसका कंडीशन है। इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग केस में। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में एफिशिएंसी बेस्ट होता है, वेरी गुड। ठीक है, मोटर जो है जनरेटर की तरह बिहेव करता है। ये सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि मोटर जनरेटर केस में कब बिहेव करेगा, कौन से ब्रेकिंग में। तो आपको आंसर मार्क करना है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से ब्रेकिंग के केस में आर्मेचर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये डायनामिक ब्रेकिंग के केस में होता है। आर्मेचर के थ्रू सप्लाई हम लोग कब चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी का अपोजिट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लगिंग। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज मोटर का तो आपको याद होगा, आर्मेचर का स्क्वायर होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला ग्राफ ऐसे बनाएंगे। और अगर स्पीड टॉर्क का बनाना है सीरीज मोटर का, स्पीड और टॉर्क का, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नो लोड पर स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट अ रेटेड स्पीड विदाउट एनी एडिशनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ये सपोज हमारा डीसी सीरीज मोटर है, ये आर्मेचर हो गया, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर के साथ सीरीज में रहता है क्योंकि ये सीरीज मोटर है। विदाउट एनी एडिशनल रेजिस्टेंस, इफ द एडिशनल रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन सीरीज द स्पीड ऑफ द मोटर। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया गया, राइट। यहाँ पे जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होगा, ये हम लोग क्या लिखते हैं? V माइनस आई आर है। अब ये आर ए जो है सीरीज के केस में आर ए प्लस आर एस सी होगा ना। ठीक है, यहाँ पे बैक ईएमएफ ये भी है, तो इसका ये फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पे और रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसका पूरा वैल्यू और बढ़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये आई आर है, पूरा वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये पूरा वैल्यू जब बढ़ जाएगा, सपोज ये ऐसे, अब ऐसे एक वोल्टेज आपको मानते हैं, सपोज 10 वोल्ट है ना, उससे पहले 5 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ जा रहा है, मतलब एग्जांपल इसका वैल्यू बढ़ गया, 7 हो गया, जो भी हो गया, तो ओवरऑल ईवी का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि यहाँ पे हम लोग जब रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गया, और किसी वी में कुछ ज़्यादा वैल्यू घटाएंगे तो ईबी का वैल्यू जो पहले होगा उससे घट गया। अब देखिए एग्जांपल में ना, पहले 5 था फिर 3 आ रहा है। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल है, वोल्टेज 10 तो नहीं होगा, ये 200 वोल्ट होगा, ये जो भी होगा, तो यहाँ पे घट गया वैल्यू। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? ई बी अपॉन 5। यहाँ से ई बी घट जा रहा है, ई बी घट गया ना, तो स्पीड भी घट जाएगा, है ना। सिंस ई बी डिक्रीजेज सो फ्लक्स भी स्पीड भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, फ्लक्स में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा क्योंकि सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन वो चेंज उतना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसलिए ओवरऑल जो होता है बैक ईएमएफ अगर घट रहा है तो स्पीड का वैल्यू भी घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में सोचना है। अगर कोई नया क्वेश्चन में बन जाता है, कहीं पे रेजिस्टेंस ऐड कर दिए, कहीं पे वोल्टेज का वैल्यू घटा रहे हैं, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ठीक है, ये तो इतने देर में, इतने क्लास के बाद आप समझ गए होंगे जो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड होता है वो कौन सा होता है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, ये वही है। इसके इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है? जो बैक ईएमएफ का वैल्यू है वो वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी आर्मेचर में स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके मोटर जहाँ से सप्लाई ले रहा है वापस उसी को जो मोटर सप्लाई देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलता है? मोटर एक्ट एज अ जनरेटर। ठीक है, एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है इस मोटर का। जो बेस्ट ब्रेकिंग कंडीशन है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ही है। तीनों में 3 टाइप का ब्रेकिंग पढ़े हम लोग, एक तो प्लगिंग, दूसरा डायनामिक ब्रेकिंग। जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होता है 3 टाइप का, पैरा प्लगिंग, डायनामिक ब्रेकिंग और ये हुआ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, प्लगिंग में क्या करते हैं? प्लग, नाम ही है प्लग ना, तो प्लग को उल्टा कर देंगे, तो आर्मेचर के थ्रू सप्लाई को चेंज किया जाता है, उससे टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होने से तो मोटर में ब्रेक लग जाता है करंट के। ठीक है, और डायनामिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं कि आर्मेचर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर आर्मेचर के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, उसके थ्रू सारा हीट डिसिपेट हो जाता है। इस प्लगिंग के केस में भी करंट की वैल्यू को कम करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाता है। ठीक है, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस लगा रहा है हीट को डिसिपेट करने के लिए, मतलब सारा एनर्जी जो है वेस्ट हो गया रेजिस्टेंस के थ्रू,
कुछ भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुआ। बट रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में क्या है कि जो भी मोटर में एनर्जी स्टोर्ड है वो वेस्ट नहीं हुआ, वो वापस हम लोग सप्लाई को दे दिए, इसीलिए ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। और एफिशिएंसी इसका अच्छा है कि सारा एनर्जी वापस यूटिलाइज हो गया, मोटर जो जनरेटर बिहेव कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़िया है। ईबी यहाँ पे बैकिंग का वैल्यू जो वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग केस होगा, मोटर जो जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको एनर्जी सेविंग मेथड भी बोला जाता है, कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये टर्म, एनर्जी सेविंग मेथड। कौन से ब्रेकिंग को बोला जाता है, तो ऑप्शन होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मशीन इज इनडायरेक्ट मेथड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट मेथड। इस टॉपिक से मतलब ब्रेक टेस्ट से तो बहुत ज़्यादा डीप में सवाल नहीं बनाया अभी तक किसी भी एग्जाम में, तो ब्रेक टेस्ट आपको याद रखना है, ये एक डायरेक्ट मेथड है। इस मेथड से हम लोग आउटपुट पावर निकाल सकते हैं और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस मेथड में ये डायरेक्ट मेथड है, बस पुली से डायरेक्ट जो ब्रेक होता है ना, नॉर्मल मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, ये उसी टाइप का मेथड है मोटर को नॉर्मल ब्रेक करने के लिए, बट ये इतना इफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। और अगर इसका रेटिंग पूछ लेगा, टिपिकली इसको यूज कब करते हैं, तो मोटर का रेटिंग 10 किलोवाट से कम होगा, है ना, मोटर का रेटिंग 10 किलोवाट से कम होगा, तो इसमें आपको ब्रेकिंग मेथड, डायरेक्ट ब्रेक मेथड यूज किया जा सकता है। ये एक डायरेक्ट मेथड है और सिंपल होता है ये, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं है, डायरेक्ट आपको ब्रेक लगाना है, मैकेनिकल ब्रेक टाइप, राइट, और मैकेनिकल आउटपुट इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें इतना याद रखना है, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो जहाँ पर डीप में सवाल पूछता है उसमें सब कुछ बताते हैं आपको। तो इसे मैकेनिकल आउटपुट निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ब्रेक टेस्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी मोटर स्टार्टर आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, तो डीसी मोटर में स्टार्टर क्या करता है, ये फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे। डीसी मोटर में स्टार्टर क्या करता है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। टॉर्क का मोटर स्टार्टर से कोई रिलेशन नहीं है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट तो ओनली 2 होगा, तो बी ऑप्शन सही है ना। स्टार्टर को यूज करने का जो मेन रीजन है ना, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, जब हम लोग करंट का फॉर्मूला लिखते हैं डीसी मोटर में, ये लिखा जाता है। अब जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है ना, एट द रेट ऑफ स्टार्ट, ईबी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब ईबी का वैल्यू 0 हुआ तो जो करंट है आर्मेचर के थ्रू वो क्या होगा, वी अपॉन आर है। रेजिस्टेंस का वैल्यू आप जानते हैं आर्मेचर का बहुत कम होता है, तो ये आई क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिंस आर ए लेस, आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा हो गया तो मोटर जल जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू इतना करंट फ्लो करेगा, तो इसके कम करने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, आर ए प्लस आर एस। ये आर एस क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है जो स्टार्टर में रहता है ना। स्टार्टर के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, और तो यहाँ से आप देखिए ये जब वैल्यू ऐड हो गया तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर जैसे जैसे मोटर अपना स्पीड पकड़ेगा, ईबी का क्या फॉर्मूला होता है, P5NZ/68। ठीक है, तो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा, एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका क्या मतलब है कि ईबी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ईबी का वैल्यू बढ़ेगा तो ये जो ओवरऑल टर्म है यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि वी में कुछ माइनस हो रहा है तो ये ओवरऑल टर्म थोड़ा कम हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू यहाँ से कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मोटर अपने फुल लोड स्पीड पे जाने लगता है तो जो हमारा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है इसके वैल्यू को हम लोग धीरे धीरे रिमूव करने लगते हैं, है ना, स्टार्टर हटाने लगता है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर दिया जाता है, फिर मोटर नॉर्मल अपने स्पीड पे चलने लग जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि बस स्टार्टर का यूज यही है कि स्टार्टिंग करंट को कम करता है। ठीक है, टॉर्क से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये सारा एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड टू ड्राइव द कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्टिंग लेथ्स ब्लोअर एंड फैन। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड दिखा तो आपको तुरंत में डीसी शंट मोटर मार्क करना है। क्वेश्चन में अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क दिखता है तो आपको क्या मार्क करना है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क में क्या मार्क करना है, डीसी सीरीज मोटर मार्क करना है। ठीक है, एक चीज कभी नहीं बताया किसी क्वेश्चन में, मोटर कौन से रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल लिख देते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मोटर क्या करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, और जनरेटर किस पे काम करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि मोटर कौन से लॉ पे काम करता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये दोनों पता होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की बात की जा रही है, तो इसका आंसर डीसी शंट मोटर होगा। ठीक है, ब्लोअर फैन इसमें सब यूज किया जाता है, जहाँ पे भी स्पीड एकदम कांस्टेंट चाहिए, है ना, जैसे हमारा फैन कांस्टेंट स्पीड मूव करता रहता है। अगर क्वेश्चन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क पूछा गया तो डीसी सीरीज मोटर यूज करेंगे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इतनी बार आप चीजें रिकॉल करें ना कि आपको याद हो जाएगा, है ना। फिर इसमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड अगर आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ हाई टॉर्क लोड पूछा जाएगा तो आप डीसी सीरीज मोटर मार्क करेंगे। अगर इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड पूछा जाता है तो वहां पे आंसर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड। ओके, इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि लोड एक फ्रीक्वेंटली मतलब ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, लोड मतलब कॉन्स्टेंटली ऑन नहीं है, फ्रीक्वेंटली ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, तो ये हुआ इंटरमीडिएट टॉर्क लोड। ये कब यूज करेंगे, इसमें कौन सा मोटर यूज होगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग शंट एक शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट, इसका डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना, ये पूरा शंट वाइंडिंग हुआ, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और ये आर्मेचर, और यहाँ से सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, ये सप्लाई ले रहे हैं वोल्टेज, ये वो आर्मेचर, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हुआ। ठीक है, कंपाउंड मोटर बेसिकली क्या होता है कि जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों ऐड होता है। एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यहाँ पे जब हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करेंगे तो इसमें जब जो टोटल फील्ड होता है, टोटल फील्ड फ्लक्स, ये होगा सीरीज प्लस शंट, सीरीज प्लस शंट, है ना, दोनों का जो फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स जनरेट होता है, दोनों को ऐड करके जो फील्ड बनता है, ये होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, है ना, क्यूमुलेटिव ऐड हो रहा है यहाँ पे सीरीज प्लस शंट का फील्ड वाइंडिंग। ये लॉन्ग शंट डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल अगर इस पर कभी पूछा जाता है तो इसमें डायग्राम काम आता है। ये देखिए यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, इस पूरे के क्रॉस ये शंट फील्ड वाइंडिंग का पैरेलल में लगा हुआ है, इसीलिए इसको लॉन्ग शंट बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट में क्या होता है कि ये हमारा आर्मेचर है और फील्ड वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के ही पैरेलल होता है, ये शॉर्ट हो गया ना, ये शॉर्ट शंट है, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और इधर वोल्टेज। जनरेटर के केस में भी सेम ही रहता है, बस यहाँ वोल्टेज के पर लोड लगा होता है, और ये हमारा मोटर हो गया, ये है हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से भी सप्लाई ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है। बस लॉन्ग शंट में क्या है कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के क्रॉस पैरेलल में शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, और शॉर्ट शंट में क्या है कि सिर्फ आर्मेचर के क्रॉस शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस ओवरऑल के सीरीज में यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, राइट। ये हो गया शॉर्ट शंट, ये लॉन्ग शंट। दो टाइप का होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप ये मार्क करेंगे, और इसका जो दूसरा पार्ट है कंपाउंड मोटर का, उसको डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। उसमें बस आपको याद रखना है कि जो टोटल फील्ड होता है, टोटल फील्ड, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, टोटल फील्ड शंट प्लस सीरीज दोनों फील्ड ऐड होके जो फील्ड आ रहा है ये ओवरऑल फील्ड हुआ। बट डिफरेंशियल में क्या होता है कि जो टोटल फील्ड है ये होता है शंट माइनस सीरीज, या सीरीज माइनस शंट, हालांकि शंट का ही फील्ड ज़्यादा होगा तो इसलिए शंट माइनस सीरीज। तो जो टोटल फील्ड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये डिफरेंशियल केस में होता है। ठीक है, ये मोटर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना के बराबर है, क्योंकि इस मोटर का कुछ भी खास ऐसा एडवांटेज नहीं है कि इसको हम लोग प्रैक्टिकल यूज कर पाए। तो बस ये मोटर का टाइप है, टोटल फील्ड क्या हुआ, शंट माइनस सीरीज। ठीक है, कंपाउंड मोटर से एक चीज और आप याद रखेंगे, कंपाउंड मोटर से इसका स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। मतलब सी यहाँ पे जैसे हाई टॉर्क लोड यूज करना है तो सीरीज मोटर भी यूज किया जा सकता है, इंटरमीडिएट हाई टॉर्क लोड में कंपाउंड मोटर है।
बट डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, उसका जो स्पीड कंट्रोल है, स्पीड रेगुलेशन, वो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड से फुल लोड स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो स्पीड रेगुलेशन हुआ। बट मीन डिफरेंस नहीं हुआ, उसको परसेंटेज में फुल लोड लेते हैं वो, ठीक है, वो तो बता देंगे फॉर्मूला। बट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है सीरीज मोटर से, ठीक है, स्पीड रेगुलेशन बेटर, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है सीरीज मोटर से। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो भी आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको यूज करना है वहाँ पे देखना पड़ता है कि टॉर्क के साथ साथ हमें स्पीड रेगुलेशन कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर में डिसाइड होता है कौन सा मोटर का यूज किया जाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये हमारा स्पीड रेगुलेशन यहाँ पे बेटर है, इससे इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस पहले से बता रहे हैं डीसी मोटर का हमेशा कम वैल्यू रखा जाता है। तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसके आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है मोस्टली वो 0.1 से 0.5 ओम के बीच में होता है मोस्टली। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कभी कभी ज़्यादा हो सकता है यहाँ से, बट मोस्ट ऑफ द केस में रेंज ये रहता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो इस ये जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से 0.5 ओम होगा आंसर, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू को कम रखने का रीजन है कि एक तो लो वोल्टेज ड्रॉप होगा, लो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर, ठीक है। अब आर ए कम है तो आई स्क्वायर आर ए भी कम होगा, कॉपर लॉस कम होगा, उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी मोटर का अच्छा होगा, है ना। क्योंकि लॉस को जितना हम लोग कम कर सकते हैं तो एफिशिएंसी उतना अच्छा होगा। लॉस कम कैसे होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर दिए तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो रहा है, आई स्क्वायर आर ए भी कम हो रहा है ना। कॉपर लॉस लिखता है ना, आई ए का स्क्वायर इंटू आर ए, आर्मेचर में जो कॉपर लॉस हो रहा है तो इसका वैल्यू भी कम हो जाएगा, तो एफिशिएंसी अच्छा होगा मोटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर एनर्जी इज, ठीक है, ये तो बहुत बार बता चुका है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर का एनर्जी कहाँ जाता है, वापस सप्लाई में जाता है। डिसिपेटेड इन आर्मेचर हीटिंग, ये तो नहीं होगा ना। डिसिपेटेड विंडेज लॉस, ये भी नहीं होगा। रिटर्न टू द सप्लाई में, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर जो है जनरेटर की तरह वर्क करता है और जो भी काइनेटिक एनर्जी मोटर में स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से सप्लाई देता है। इसीलिए इस ब्रेकिंग मेथड का एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा। और प्लगिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग दोनों में सारा एनर्जी रेजिस्टेंस के थ्रू वेस्ट हो जाता है, तो उसका एफिशिएंसी कम होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट इकोनॉमिकल मेथड है, एनर्जी सेविंग मेथड है। ईवी का वैल्यू 20 से ज़्यादा होगा, मोटर जो है जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए टिप पे। ओवरऑलिंग कंडीशन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ अ डीसी शंट मोटर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज एम्प्लॉयड व्हेन द लोड इज, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बताया लोड में जब भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग केस कब होगा, जब है ओवरऑलिंग कंडीशन, ठीक है। ओके, ओवरऑलिंग कैरेक्टरिस्टिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब होगा, जब ओवरऑलिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये इसका डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। ओवरऑलिंग लोड इज वन वेयर द मैकेनिकल लोड टेंड टू मूव फास्टर, ठीक है, देन द मोटर स्पीड टिपिकली ड्यू टू ग्रेविटी और स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सपोज हमारा रेलवे ट्रैक है, ये थोड़ा डाउन हिल में चल रहा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो जब ट्रेन ऐसे डाउन हिल में आएगा तो ग्रेविटी की वजह से ट्रेन को पुल मिलेगा ना। तो इसके यहाँ पे कहने का वही मतलब है, लोड टेंड टू मूव फास्टर देन द मोटर स्पीड टिपिकली ड्यू टू ग्रेविटी और स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसका स्टोर्ड है वो भी लग रहा है और ग्रेविटी भी है। दिस कॉजेज द मोटर टू ड्रिवन बाय लोड इफेक्टिवली टर्निंग इनटू जनरेटर, ठीक है। ये ओवरऑलिंग लोड का डेफिनेशन है, इससे आप समझ सकते हैं। तो इस केस में ग्रेविटी की वजह से मोटर का स्पीड बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, बैक ईएमएफ का वैल्यू वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है सप्लाई वोल्टेज से, तो मोटर फिर जनरेटर की तरह से वर्क करने लगता था, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट एलिवेटर वगैरह में भी यूज किया जाता है। सपोज क्रेन है ना, ये क्रेन है, क्रेन कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेके आ रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, तो वो जब नीचे आ रहा है तो लोड के ग्रेविटी की वजह से भी पुल नीचे आ जाएगा। तो इस केस में भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे एप्लीकेशन है ओवरऑलिंग कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीसी शंट मशीन, ये हमारा डीसी शंट मशीन हुआ।
और डीसी शंट, अच्छा डीसी शंट मशीन है, मोटर जनरेटर नहीं देखा, ओके। डेवलप एन एसी ईएमएफ ऑफ 250 वोल्ट, एसी ईएमएफ डेवलप कर रहा है, मीन से जनरेटर है, ठीक है, डायग्राम का ये मोटर का डायग्राम बना दिया, ठीक है। और डीसी शंट मशीन डेवलप एन एसी ईएमएफ ऑफ 250 वोल्ट, ठीक है, ये डेवलप कर रहा है, मतलब बैक ईएमएफ का वैल्यू है, या जो भी आप माने, जनरेटर गैस में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ईएमएफ हो इतना, स्पीड का वैल्यू दे रखा है 1500 आरपीएम, ठीक है। फाइंड द टॉर्क डेवलप फॉर एन आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पियर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एन अपॉन 60। इसमें बस एन वेरिएबल, एन 1500 दे रखा है। अब पावर क्या होगा? पावर का फॉर्मूला होता है ईवी इंटू आई है ना। डीसी मशीन में पावर का क्या फॉर्मूला होगा? बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट, जो आउटपुट पावर होगा। तो बैक ईबी का वैल्यू कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि डेवलप एन एसी ईएमएफ ऑफ इतना, ठीक है, इतना एसी डेवलप किया गया है, तो 250 इंटू आर्मेचर करंट कितना होगा? 50 एम्पियर, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है फॉर एन आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पियर, 250 इंटू 50, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एन, एन कितना है? 1500 बटे 60, ठीक है। ये पूरा ऐसे आ गया 250 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 2 पाई इंटू 1500, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 79.6। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है, 79.6 न्यूटन मीटर। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाना था। पी क्या होता है? पावर सिस्टम में पी एक्टिव पावर को बोलते हैं, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, कॉस फाइव पावर फैक्टर है, इसका यूनिट वाट होता है। क्यू का वैल्यू क्या होता है? वी आई साइन फाइव, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वी आर एस वी आई एस पी क्यू में क्या रिलेशन होता है? एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एपरेंट पावर का स्क्वायर इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट रिक्वायर्ड बाय ए 400 वोल्ट 10 हॉर्स पावर डीसी मोटर। डीसी मोटर की बात की जा रही है, ठीक है। फाइंड द करंट रिक्वायर्ड बाय 400 वोल्ट, ठीक है, 400 वोल्ट, ये 10 एचपी की दिया हुआ है, मतलब क्या है? मोटर क्या करता है? मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैकेनिकल पावर का यूनिट क्या होता है? हॉर्स पावर, मीन्स ये 10 एचपी क्या आउटपुट है मोटर का, समझ गए आप। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द करंट रिक्वायर्ड, मीन्स हमसे यहाँ से इनपुट करंट पूछ रखा है आई। 10 हॉर्स पावर का मोटर है, 10 एचपी, ठीक है। पहले यहाँ से इनपुट निकालते हैं, इफिशिएंसी भी दे रखा है, तो इफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशिएंसी कितना है? 73.55%। इसको कितना लिखेंगे? 0.7355। आउटपुट कितना? 10 एचपी। यहाँ से हमको इनपुट निकालना है, ठीक है। जब यहाँ से आप इनपुट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा 13.596 हॉर्स पावर, ठीक है। अभी मैंने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। 10 हॉर्स पावर हो गया आउटपुट। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैकेनिकल आउटपुट 10 हॉर्स पावर, इनपुट हॉर्स पावर में कितना है? 13.596। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट। इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 10142 वाट, ठीक है। ये क्या हो गया? इनपुट पावर हो गया। यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू पता है, करंट का निकालना है, इनपुट पावर पता हो गया। इनपुट पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या होता है? वी इंटू आई। पावर इक्वल टू वी इंटू आई, तो करंट का वैल्यू निकालना है। पावर कितना है? 10142.76 अपॉन वोल्टेज 400। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 एम्पियर, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया ये हो गया 25 एम्पियर, ठीक है। 25 एम्पियर इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन में करंट निकालना था, आउटपुट पावर दे रखा था, तो एफिशिएंसी से क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट पावर निकाल लिए, इनपुट पावर क्या? वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज क्वेश्चन में दे रखा है, करंट निकल गया 25 एम्पियर, ठीक है। उम्मीद इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप बताइए क्लास कैसा लगा आपको।
कुछ दिक्कत होगा तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर किसी और टॉपिक के साथ। डीसी मोटर का काफ़ी कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं, एक दो टॉपिक टेस्ट से रिलेटेड छूटा हुआ है, हॉपकिंसन टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट इस रिलेटेड, वो सब कराएंगे अच्छे से। और कुछ और भी डाउट होता बता सकते हैं कैसे क्या दिक्कत आ रही है। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।